नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीसी चैनल में स्वागत है। आज तारीख है 10 अक्टूबर 2024 ईस्वी और आज का न्यूज़पेपर आर्टिकल डिस्कशन का ये वीडियो होगा। न्यूज़पेपर में कई सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जिसको हम लोग कवर करेंगे। ईस्ट एशिया समिट होने वाला है, उसके सहित और भी कई सारे टॉपिक हैं। लेकिन सबसे पहले एक दुखद न्यूज़ है जो कल रात में ही आपको पता चला होगा। जो टाटा चेयरमैन थे रतन टाटा जी, उनका निधन हो गया है। और क्या बोला जाए इनके लिए, एक छोटा सा है। और कुछ शख्स ऐसे होते हैं जिनके बारे में आप कुछ शब्दों में कुछ नहीं कह सकते हैं। रुक जाता है सब कुछ जिसके जाने से। एक सूरज था कि तारों के घराने से उठा, आंखें हैरान है क्या शख्स ज़माने से उठा है। कल रात में ही मैंने ये पोस्ट डाला था। पोस्ट क्या डालूँ, बहुत ही महान शख्स थे। किस मायने में थे? उद्योगपति कोई भारत में इस तरह का पैदा नहीं हुआ जिसको इतना ज़्यादा प्यार जनता से मिला हो। जनता से मिला हो, पैसे नहीं। मुख्य रूप से क्या था इनका सबसे मजबूत पक्ष था इनका करुणा, दया जिसको बोलते हैं वो। मानवीयता सबसे मजबूत पक्ष था। टाटा ट्रस्ट का 65% जो है कमाई, इनकम और प्रॉफिट में से 65% चैरिटी को लेकर जाता है। टाटा कैंसर अस्पताल हो या कुछ भी आप देखेंगे, हर किसी के जीवन से जुड़ा हुआ होता है। टाटा देश में, अपने भारत में तो है ही। कुछ नहीं तो नमक की थैली जो आती है वो तो टाटा का ही होता है। तो हर चीज़, हर कोई जो भी है इस देश में रह रहा है उसके जीवन से किसी न किसी प्रकार से कोई कंपनी जुड़ा हुआ है, तो वो है टाटा ग्रुप, है ना। तो इनकी डेथ हो गई, ठीक है, भगवान इनकी आत्मा को शांति दे। शुरू करते हैं न्यूज़पेपर डिस्कशन को, देखते हैं कि क्या है। इनके बारे में भी थोड़ा सा पढ़ेंगे हम लोग, क्योंकि हो सकता है कि एग्ज़ाम में सवाल पूछा जा सके। इनको पद्म भूषण और पद्म विभूषण दोनों से सम्मानित किया गया था। तो अवार्ड तो इतने सारे हैं कि एक पेज पर समेट पाना मुश्किल है, इतने अवार्ड मिले हैं। लेकिन प्रमुख जो अवार्ड हैं उसको हम लोग देखेंगे और कब मिला है वो चीज़ देखेंगे। क्योंकि लता जी का जब डेथ हुआ था उसके पश्चात उनको जो अवार्ड मिला था उसके बारे में यूपीएससी बीपीएससी में पूछ लिया गया था। तो इसलिए इसको ज़रा ध्यान से पढ़ लेंगे और देखेंगे कि और भी क्या क्या टॉपिक हैं। ओके, देखिए हेडलाइन क्या है। हेडलाइन यही है, रतन टाटा फेयरवेल एंड थैंक यू। और बहुत ही सक्सेसफुल बिजनेसमैन रहे और सक्सेसफुल इंसान रहे। इंसान होना सक्सेसफुल वो ज़्यादा मायने रखता है, बिजनेसमैन तो बहुत सारे लोग बन जाते हैं। 1991 में इन्होंने टाटा के चेयरमैनशिप के पद पर इन्होंने पद ग्रहण किया। 1991 ईस्वी था जब भारत की इकॉनमी भी ओपन हो रहा था। तो माना ये जा रहा था कि इकॉनमी ओपन होने के बाद बाहर से जो कंपनियां आएंगी तो टाटा जैसी कंपनियां क्या हो जाएंगी, तो कमज़ोर हो जाएंगी। लेकिन 1991 से लेकर जब तक ये पद पर रहे तब तक में इन्होंने टाटा को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। वर्तमान में 170 से ज़्यादा कंपनियाँ हैं। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, 170 से ज़्यादा कंपनी है, जिसमें लैंड रोवर जो कंपनी है जो दुनिया की सबसे अच्छी कार बनाती है, रेंज रोवर का आपने सुना है, जगुआर सुना है। इन दोनों ब्रांड को उन्होंने फोर्ड से ख़रीदा था। फोर्ड मोटर जो है, फोर्ड गाड़ी की बहुत बड़ी दुनिया की कंपनी है, उससे ख़रीदा था इन्होंने। दरअसल में टाटा ने इंडिका लॉन्च किया था कार। इंडिका ब्रांड चल नहीं पाया तो उसको बेचना चाह रहे थे फोर्ड को। तो फोर्ड ने कटाक्ष किया था कि जो काम करना नहीं आता वो काम क्यों शुरू कर लिया आपने। इन्होंने इंडिका को नहीं बेचा और टाटा मोटर्स स्थापित करके रखा। 2009 ईस्वी में जो लैंड रोवर है वो बैंक करप्ट हो गई और उसको टाटा ने ख़रीदा। सबने बोला कि आप इसको क्यों खरीद रहे, ये तो लॉस का होगा। उसके पश्चात उसी लैंड रोवर और जगुआर के उन्होंने फोर्ड से उस ब्रांड को ख़रीदा और आज दुनिया में सबसे ज़्यादा बिकने वाली ब्रांड में से एक है जगुआर। और लैंड रोवर की जो ब्रांड आती है, रेंज रोवर गाड़ी आपने सुना है, वो सब उसी ब्रांड की गाड़ियाँ हैं। टाटा मोटर्स का तो नाम आपने सुना ही होगा। अब तो उसकी गाड़ियाँ छा गई हैं बिल्कुल भारत की मार्केट में। और कोई भी चीज़ आप उठा ले, स्टारबक्स से लेकर और चाय से लेकर हर चीज़ का निर्माण टाटा करती है। सबसे बड़ा चीज़ जो बनाती है वो है क्या, तो वो है ट्रस्ट। ट्रस्ट का तात्पर्य क्या है यहाँ पर? ट्रस्ट का मतलब उस ट्रस्ट से नहीं है, ट्रस्ट का मतलब विश्वास से है। भारतीयों सहित दुनिया के भर के लोगों का जो विश्वास है इस कंपनी में, जिस भी फील्ड में है उसमें टॉप में है। सॉफ्टवेयर में टीसीएस हो गया, पावर में टाटा पावर हो गया, फाइनेंस में टाटा फाइनेंस हो गया, कैपिटल हो गया। आप जिसमें में देखेंगे आपको दिखेगा। इनके बारे में हम लोग अवार्ड वगैरह को पढ़ेंगे, कौन कौन सा अवार्ड इनको मिलने वाला है। साथ में ईस्ट एशिया समिट होने वाला है जिसके लिए प्रधानमंत्री मोदी जी जाएंगे और आसियान भारत सम्मेलन भी होने वाला है। भारत और आसियान सम्मेलन भी होने वाला है, तो उसको भी हम लोग देखेंगे। तो भारत आसियान को आज नहीं देखेंगे, आज हम लोग देखेंगे ईस्ट एशिया समिट को। फिर प्रधानमंत्री जी की जिस दिन यात्रा होगी उस दिन हम लोग फिर आसियान को भी कवर कर लेंगे। उसके साथ साथ मालाबार एक्सरसाइज हो रहा है। मालाबार एक्सरसाइज पता ही होगा आपको किन 3 देशों के बीच में होता है, तो भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका,
ये 4 देश हैं जो मालाबार एक्सरसाइज में भाग लेते हैं। इस एक्सरसाइज को भी हम लोग देखेंगे और ओबीसी आयोग भी चर्चा में है तो उसको भी देखेंगे हम लोग, और भी कई सारे टॉपिक हैं जिसको एक एक करके देखते जाएंगे। शुरुआत करते हैं, देखते हैं इनको कौन कौन सा अवार्ड मिला था, उसके बाद से ईस्ट एशिया समिट को हम लोग पढ़ेंगे। देखिए अवार्ड का तो पूरा लिस्ट है, लेकिन मैं आपको ये नहीं बोलूँगा कि सारे याद कर लीजिए, लेकिन प्रमुख अवार्ड जैसे पद्म भूषण कब मिला इनको, तो 2000 ईस्वी मिला है इनको पद्म भूषण। 1991 में इन्होंने चेयरमैनशिप की पद को स्वीकार किया टाटा में, और उससे पहले इन्होंने इंटर्नशिप का शुरू किया था, इंटर्नशिप से काम करना शुरू किया था इन्होंने टाटा में। अपनी ही कंपनी थी लेकिन फिर भी इंटर्नशिप से शुरू किया था इन्होंने जो इंटरव्यू में बोला उसके अकॉर्डिंग यही था। इंटर्नशिप से मैंने इसलिए शुरू किया क्योंकि मुझे मज़दूरों के बारे में जानना था, समझना था, वो किस प्रकार से काम करते हैं ये देखना था। टाटा की नौकरी को आज भी सरकारी नौकरी के तौर पर ट्रीट किया जाता है और अच्छी नौकरी मानी जाती है, हालांकि पैसे कम मिलते हैं बाकी कंपनियों की तुलना में। पद्म विभूषण जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2008 में दिया है इनको, 2008 में दिया है, 2008 में दिया है, ये भी ध्यान में रखिएगा। पद्म विभूषण कब दिया है, 2008 में दिया है, और पद्म भूषण 2000 ईस्वी में दिया था। जैसा उम्मीद किया जा रहा है, कई जगह न्यूज़पेपर में भी देखा कि आने वाले समय में इनको भारत रत्न दिया जा सकता है, ऐसा उम्मीद किया जा रहा है। बाकी हम लोग देखेंगे अगर जब दिया जाएगा तो। बहुत सारे अवार्ड हैं, एक दो को याद रखिएगा, भारत रत्न और पद्म भूषण पद्म विभूषण को याद रखिएगा जो मुख्य रूप से। और पिछली बार गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने इनको उद्योग रत्न का अवार्ड दिया था, उद्योग रत्न का अवार्ड दिया था गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने पिछली बार ही इनको सम्मानित किया था। तो ये भी ध्यान रखिएगा, 3 अवार्ड मुख्य रूप से ध्यान में रखिएगा, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, और पिछली बार महाराष्ट्र की गवर्नमेंट ने उद्योग रत्न अवार्ड से सम्मानित किया था। ये 3 ध्यान में रखिएगा। बाकी इनका जन्म वगैरह नहीं पूछेगा आपको, और वो सब चीज़ें नहीं पूछता है स्टेट पीसीएस में। बहुत महान शख्सियत हैं, बहुत कुछ सीख सकते हैं आप इनसे। सबसे पहला चीज़ जो सीख सकते हैं वो है क्या, तो इंसानियत और वर्क एथिक्स। काम करने में नैतिकता सबसे ज़्यादा प्रबल होना चाहिए, उसके आगे कुछ नहीं होना चाहिए, ठीक है। नैतिकता से क्या होता है, तो ट्रस्ट बनता है, विश्वास। पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन है अगला टॉपिक। दरअसल में लाओस की यात्रा पर जाने वाले प्रधानमंत्री जी, जहां पर ईस्ट एशिया समिट के साथ साथ इंडिया आसियान समिट का भी आयोजन किया जाएगा। ध्यान से सुनिएगा, 21वां भारत आसियान समिट, 21वां भारत आसियान समिट और 19वां ईस्ट एशिया शिखर सम्मेलन, पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन, 19वां पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। कहाँ पर, तो लाओस नामक देश में। लाओस स्थलरुद्ध देश है, दक्षिण पूर्व एशिया का एकमात्र देश है जो स्थलरुद्ध है, उसमें से लाओस का नाम आता है। गरीब देश है थोड़ा सा, वहाँ पर इन सब चीज़ों का आयोजन हो रहा है, तो ज़रा देखते हैं। ईस्ट एशिया शिखर सम्मेलन जो हो रहा है, तो ईस्ट एशिया जो समिट होता है कब से आयोजित किया जा रहा है, क्या है ये संस्था, भारत के अलावा कौन कौन इसके सदस्य हैं, वो सब आपको याद रखना है। ईएस की स्थापना 2005 में दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के संगठन आसियान के नेतृत्व वाली पहल के रूप में की गई थी। आसियान के पहल के स्वरूप ही ईएस को स्थापित किया गया था, जिसमें आसियान, ध्यान से सुनिएगा आपको याद ही हो जाएगा, आसियान प्लस कुछ देश हैं, जिसमें भारत है, चीन है, जापान है, दक्षिण कोरिया है, ऑस्ट्रेलिया है और न्यूजीलैंड है। ये सारे देश शामिल हैं। ईएस हिंद प्रशांत क्षेत्र में एकमात्र नेतृत्व वाला मंच है जो रणनीतिक महत्व के राजनीतिक, सुरक्षा, आर्थिक मुद्दों पर चर्चा करने हेतु सभी प्रमुख भागीदारों को एक साथ लाता है। ईएस स्पष्ट समावेशिता, अंतर्राष्ट्रीय कानून के प्रति सम्मान, आसियान केंद्रित प्रेरक शक्ति के रूप में आसियान की भूमिका के सिद्धांत पर काम करता है। ईएस जो काम करता है उसमें केंद्र बिंदु में आसियान संगठन रहता है और उसी के इर्द गिर्द सारा काम करता है वो। पूर्वी एशिया समूह का विचार पहली बार 1991 में तात्कालिक मलेशियाई प्रधानमंत्री महातिर मोहम्मद द्वारा प्रस्तावित किया गया था। पहला शिखर सम्मेलन 14 दिसंबर 2005 को कुआलालंपुर मलेशिया में आयोजित किया गया था। ये भी आपको ध्यान में रखना है। कब आयोजित किया गया था, 2005 कुआलालंपुर मलेशिया में आयोजित किया गया था। 1991 में इसका विचार आया था, लेकिन पहली बार इसका सम्मेलन 2005 ईस्वी में आयोजित किया गया था। ईएस में 18 सदस्य हैं वर्तमान में, इसमें से 10 कितने हो गए, 10 तो आसियान के ही हो गए, 10 आसियान के हो गए, प्लस में 8 सदस्य देश हैं। कौन कौन, 10 आसियान के हो गए कौन, ब्रुनोई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम। ये 10 देश आपको याद होने चाहिए।
उसके अलावा 8 कौन कौन हैं, तो ज़रा ध्यान से देखें। हमारे 6 तो मैंने नाम बता दिया था, अमेरिका और रूस भी उसमें जोड़ दीजिए। ऑस्ट्रेलिया हो गया, चीन, भारत, जापान, न्यूजीलैंड, कोरिया गणराज्य यानी कि दक्षिण कोरिया, उत्तर कोरिया नहीं है, रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका। ये 8 देश हैं, टोटल मिलकर 18 हो गए। अब इसको कैसे याद रखें भाई, बहुत आसान है याद रखना, बहुत ही आसान है। देखिए कैसे इसको याद रखना होता है इन 18 को। 10 तो आपको आसियान हो ही गया। अब अमेरिका आएगा तो रूस भी आ जाएगा, भारत आएगा तो चीन भी आएगा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड तो एक ही जगह पर हैं तो ये दोनों तो आएंगे ही। 2 2 4 2 6 तो हो गए। अब जापान आएगा तो दक्षिण कोरिया कैसे नहीं आएगा, दोनों एक ही तरह के मूल के लोगों का देश है। तो हो गया 8 देश। अब आपको याद हो गया, कभी नहीं भूलेंगे आप। ये क्या है, ईस्ट एशिया सम्मेलन में सभी देश पार्टिसिपेट करते हैं। ये एक अलग संगठन है जिसका पहली बार सम्मेलन 2005 में आयोजित किया गया था। ईएस बैठक प्रतिक्रियाएं। ईएस आमतौर पर हर वर्ष की चौथी तिमाही में आसियान नेताओं की बैठक के साथ आयोजित किया जाता है। ईएस नेताओं के शिखर सम्मेलन के विभिन्न मंत्री स्तरीय वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक, विदेश मंत्री, आर्थिक मंत्री, रक्षा मंत्री, शिक्षा मंत्री सब लोग बैठकर बातचीत करते हैं। ईएस में सहयोग के 6 प्राथमिकता वाले क्षेत्र हैं। अब ईएस का जो है इसका प्रायोरिटी लिस्ट बना हुआ, हर किसी का प्रायोरिटी होता है। आपकी प्रायोरिटी अभी क्या होनी चाहिए भाई, तो अभी तो होना चाहिए एग्ज़ाम सबसे पहले प्रायोरिटी, उसके बाद ही होना चाहिए कुछ भी, उसके बाद जीवन वगैरह होना चाहिए, एग्ज़ाम अभी होना चाहिए, उसके बाद दूसरे नंबर पर आना चाहिए। एग्ज़ाम में जब नहीं हो तब जीवन को पहली प्रायोरिटी बना लेनी चाहिए, जैसे हो वैसे हो, ठीक है। देखिए यहाँ पर आ जाइए, तो ईएस का उसी प्रकार से प्रायोरिटी लिस्ट है जिसमें क्या क्या है भाई, पर्यावरण और ऊर्जा, शिक्षा, वित्त, वैश्विक स्वास्थ्य मुद्दे, महामारी, रोग, प्राकृतिक आपदा प्रबंधन और आसियान कनेक्टिविटी, ये इसके प्रमुख रूप से क्या हैं, तो इसके प्रायोरिटी हैं जिस पर ये काम करता है मुख्य रूप से। ईएस में सामान्य हित और चिंता के अन्य विषय को भी शामिल किया गया है, जैसे व्यापार, निवेश, क्षेत्रीय वास्तुकला, समुद्री सुरक्षा, अप्रसार, आतंकवाद का विरोध और साइबर सुरक्षा। ये ऐसे मुद्दे हैं जिसको समय के साथ ईएस में शामिल किया जा रहा है। भारत और पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन अब क्या है, वह 2005 से भारत ईएस का संस्थापक सदस्य है। 2005 से ही भारत इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है। इसकी सभी बैठक और गतिविधियों में सक्रिय रूप से भारत भाग लेता रहा है। क्यों भाग लेता है, क्योंकि ईएस में जो बाकी देश हैं उनके साथ हमारा रिलेशन काफ़ी अच्छा है, चीन को छोड़कर। और साथ ही पूर्वी एशिया के जो देश है, दक्षिण पूर्व एशिया के जो देश हैं, वो उनकी इकॉनमी काफ़ी अच्छी है, उनके साथ भारत के रिलेशन ऐतिहासिक तौर पर हमेशा अच्छे ही रहे हैं। भारत ने ईएस को अपनी एक्ट ईस्ट पॉलिसी का विस्तार और आसियान व अन्य क्षेत्रीय देशों के साथ अपनी रणनीतिक साझेदारी को सुदृढ़ करने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में देखता है। नवंबर 2019 में बैंकॉक में आयोजित पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में भारत ने हिंद प्रशांत पहल IPOOI का अनावरण किया था, जिसका उद्देश्य एक सुरक्षित और स्थिर समुद्री कार्यक्षेत्र बनाने के लिए साझेदारी करना है। भारत ने आपदा प्रबंधन, नवीकरणीय ऊर्जा, एजुकेशन, हेल्थ, कनेक्टिविटी, समुद्री सुरक्षा, आतंकवाद जैसे विभिन्न क्षेत्रों में ईएस सहयोग में योगदान दिया है और इसीलिए भारत के प्रधानमंत्री जी स्वयं जा रहे हैं। ध्यान में रखिएगा इसको, प्रधानमंत्री स्वयं जा रहे हैं। तो क्यों जा रहे हैं, क्योंकि 2 सम्मेलन होने वाला, अभी मैंने ऊपर ही आपको समझाया कि आसियान भारत सम्मेलन भी होगा। और कौन सा सम्मेलन होगा, आसियान भारत का 21वां सम्मेलन आयोजित किया जाएगा और ईस्ट एशिया का 19वां सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। ईस्ट एशिया में आसियान प्लस 8 कंट्री और हैं जिनका नाम आपको अब याद हो गया है, और भारत आसियान जो है वो हमारा द्विपक्षीय है इन देशों के साथ में। तो भारत आसियान भी हम लोग जब प्रधानमंत्री जाएंगे उसके बाद हम लोग वो भी पढ़ लेंगे। फिलहाल नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। अगला न्यूज़ देखिए क्या है। NCBC जो है, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, इसने बोला है कि 7 और कास्ट हैं। कौन कौन से हैं, तो भाई लोधी, सूर्यवंशी, गुज्जर और बहुत सारे हैं, देख सकते हैं आप, अलग अलग हैं। इनको OBC लिस्ट में शामिल किया जाना है, सेंट्रल OBC लिस्ट में शामिल किया जाना है। राज्य का OBC लिस्ट और सेंटर का OBC लिस्ट अलग अलग हो सकता है, ये चीज़ याद रहेगा आपको, अलग अलग हो सकता है। और राज्य में जैसे OBC को भी सब डिवाइड किया बिहार ने OBC EBC में, उस प्रकार से सेंटर में डिवाइड नहीं किया गया है। सेंटर में एक ही लिस्ट है OBC का, जिसमें क्रीमी लेयर का प्रावधान रखा गया है। तो OBC लिस्ट में अगर कुछ सुधार करना हो, OBC से जुड़ा हुआ कोई भी इशू हो देश के समक्ष, उसके लिए एक संवैधानिक बॉडी बनाई गई है जिसका नाम है NCBC, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग।
इसको संवैधानिक बॉडी का दर्जा हाल फिलहाल में ही दिया गया है और अब ये एक संवैधानिक स्वायत्त बॉडी है जो मुख्य रूप से पिछड़ा वर्ग के लिए काम करता है। ये चीज़ ध्यान में रहेगा। इसके अभी वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, तो अध्यक्ष महोदय का नाम यहाँ पर लिखा हुआ था, मैं आपको बताता हूँ। इनके अध्यक्ष का नाम है हंसराज अहीर, इनके अध्यक्ष का नाम है, चेयरपर्सन है। उन्होंने बोला है कि हमने काफ़ी दिनों से विचार विमर्श के पश्चात हम महाराष्ट्र के सेंटर के ओबीसी लिस्ट में महाराष्ट्र के 7 प्रमुख जातियों को शामिल करने जा रहे हैं। ये चीज़ याद हो गया और लोग इसको इलेक्शन से जोड़कर देख रहे हैं, तो ठीक है, जोड़ने दीजिए। लोकतंत्र में तो इलेक्शन होता ही रहता है और जोड़ना भी चाहिए उससे मुद्दा। तो 7 जातियाँ जिनको जोड़ा गया, हम लोग क्या देखेंगे इसमें बंधुओं, हम लोग देखेंगे एनसीबीसी को कि किस प्रकार से काम करता है, क्या है ये, कब इसको बनाया गया, कब इसको संवैधानिक दर्जा दिया गया। एग्जामिनेशन में आपसे वही पूछेगा पीटी में। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग 102वां संविधान संशोधन अधिनियम 2018 राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान करता है। 102वां संविधान संशोधन का जो अधिनियम था उसके द्वारा इसको संवैधानिक दर्जा दिया गया। उससे पहले ये बॉडी मौजूद था लेकिन उसको लेकर कोई अलग से आर्टिकल नहीं बनाया गया था, अब आर्टिकल बना दिया गया है। इसे सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के बारे में शिकायतों और कल्याणकारी उपायों की जांच करने का अधिकार प्राप्त है। बहुत पावरफुल बॉडी होती है, राज्य सरकार से लेकर केंद्र सरकार तक को लपेट सकती है, इतना सारा शक्ति दिया गया है इसको। केंद्र सरकार और राज्य सरकार कुछ भी कर रही है अगर ओबीसी से रिलेटेड तो बिना इससे पूछे नहीं कर सकती है, इसको इतना सारा अधिकार दिया गया है। अगर आपको भी ओबीसी रिजर्वेशन जुड़ा हुआ कोई दिक्कत होता है तो डायरेक्ट आप आयोग में भी जा सकते हैं, ये भी आपको अधिकार मिला होता है। इससे पहले एनसीबीसी सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के तहत एक सांविधिक निकाय था, पहले एक सांविधिक निकाय था, अब इसको संवैधानिक दर्जा दे दिया गया है संविधान में आर्टिकल बनाकर। 1950-1970 के दशक में काका कालेकर, इनका नाम सुना होगा आपने, और बीपी मंडल की अध्यक्षता में क्रमशः 2 पिछड़ा वर्ग आयोगों की नियुक्ति की गई। 1950 में देश में सबसे पहला पिछड़ा वर्ग आयोग काका कालेकर समिति के द्वारा काका कालेकर समिति गठित की गई थी। काका कालेकर आयोग को प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग के रूप में भी जाना जाता है। 1992 में इंदिरा साहनी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को निर्देश दिया था कि वह लाभ और सुरक्षा के उद्देश्य से पिछड़े वर्गों के समावेशन और बहिष्करण पर विचार करने, जांच सिफारिश करने के लिए अस्थायी निकाय बनाए और उसी के पश्चात एक आयोग बनाया गया जिसको नाम दिया गया राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग। इस निर्देश का अनुपालन में संसद ने 1993 ईस्वी में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम पारित किया और एनसीबीसी का गठन किया था। कब किया था? 1993। आप में से बहुत सारे लोगों का जन्म भी नहीं हुआ होगा उस समय, बताइए। और एनसीबीसी गठन के 2017 में 123वां संविधान संशोधन विधेयक संसद में प्रस्तुत किया गया ताकि पिछड़े वर्ग के हितों को अधिक प्रभावी ढंग से संरक्षित किया जा सके। 123वां संशोधन विधेयक था और 102वां संशोधन था। अगस्त 2018 में इस विधेयक को राष्ट्रपति की सहमति मिली और एनसीबीसी को संवैधानिक दर्जा 2018 ईस्वी में दिया गया है। इसलिए मैंने बोला हाल फिलहाल में दिया गया है। संसद द्वारा एक अलग अधिनियम पारित कर राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग अधिनियम 1993 को निरस्त कर दिया गया। अतः 1993 का अधिनियम अब अप्रासंगिक हो गया है। अब इस संविधान संशोधन के द्वारा इसको जो शक्तियां और कार्य दिए गए हैं वो इसके लिए प्रासंगिक है। इसकी संरचना एक अध्यक्ष होते हैं, एक उपाध्यक्ष, 1 2 3 4 सदस्य हो गए, अध्यक्ष सहित 5 सदस्य हो जाते हैं। आयोग में 5 सदस्य होते हैं, एक अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और 3 अन्य सदस्य शामिल होते हैं। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षरित और उनके मुहर युक्त आदेश के द्वारा होते हैं। राष्ट्रपति महोदय खुद इनको क्या करते हैं? नियुक्त करते हैं। अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, अन्य सदस्यों पद की सेवा शर्तें, कार्यकाल का निर्धारण राष्ट्रपति महोदय द्वारा ही किया जाता है। जिस प्रकार से अन्य संवैधानिक बॉडी के लिए किया जाता है उसी प्रकार से एनसीबीसी के लिए भी राष्ट्रपति महोदय जो है वो तय करते हैं सब कुछ। संवैधानिक प्रावधान अनुच्छेद 340 अन्य बातों के साथ साथ सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की पहचान करना। ध्यान दीजिएगा, अभी 7 वर्गों की 7 जातियों की पहचान की है इसने। पहचान करना, उनके पिछड़ेपन की स्थिति को समझना, उनके सामने आने वाली कठिनाइयों को दूर करने के लिए सिफारिश करने की आवश्यकता से संबंधित है। ये केंद्र सरकार की सिफारिश को, और इसकी सिफारिश जो होती है वो बाध्यकारी भले नहीं होती है लेकिन केंद्र सरकार के लिए दबाव उत्पन्न कर सकती है, क्योंकि एनसीबीसी ने बोला है और संवैधानिक दर्जा प्राप्त है गुरु, है ना। 102वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में 2 नए अनुच्छेद 338B, अब ये कौन याद रखेगा? ये यही तो पूछेगा आपसे एग्जाम में कि भाई एनसीबीसी को जब संशोधन करके डाला गया तो कौन कौन से आर्टिकल जोड़े गए? तो 342A और 338B को जोड़ा गया, ये याद रहेगा।
यह अनुच्छेद 366 में भी कुछ परिवर्तन करता है, यह संशोधन। और अनुच्छेद 338 सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग से संबंधित शिकायतों और कल्याणकारी उपायों की जांच करने के लिए एनसीबीसी को अधिकार प्रदान करता है। 342 राष्ट्रपति को विभिन्न राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग को निर्दिष्ट करने का अधिकार प्रदान करता है। इन वर्गों को निर्दिष्ट करने के लिए वह संबंधित राज्य के राज्यपाल से परामर्श कर सकता है कि आपके राज्य में ओबीसी की क्या स्थिति है। हालांकि यदि पिछड़े वर्ग की सूची में संशोधन किया जाना है, इसके लिए संसद द्वारा अधिनियम की कानून की आवश्यकता होती है। अगर पिछड़े वर्ग की सूची में संशोधन करना है तो उसके लिए कानून की आवश्यकता पड़ती है, संसद के कानून की। शक्तियाँ व कार्य एनसीबीसी सामाजिक शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग को संविधान या किसी अन्य कानून के तहत प्रदत्त संरक्षण उपायों के कार्यान्वयन का मूल्यांकन करने से हेतु संबंधित मामलों की जांच व निगरानी करता है। सामाजिक शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग के सामाजिक आर्थिक विकास में भाग लेता है, सलाह देता है। संघ एवं किसी भी राज्य के अंतर्गत उनके विकास की प्रगति की मूल्यांकन भी कर सकता है, रिव्यू भी कर सकता है। यह आयोग सुरक्षा उपायों के कार्यान्वयन अपनी वार्षिक रिपोर्ट राष्ट्रपति को प्रस्तुत करता है। यही स्टेटमेंट पूछा जाता है। अपनी वार्षिक रिपोर्ट प्रधानमंत्री को देता है, संसद को देता है या राष्ट्रपति को? राष्ट्रपति को देगा और राष्ट्रपति इसको संसद के समक्ष रखेंगे। ठीक है। इसके अलावा आयोग जब भी उचित समझे रिपोर्ट राष्ट्रपति को प्रस्तुत कर सकता है। इसके तहत कोई भी रिपोर्ट या उसका कोई हिस्सा जो किसी भी राज्य सरकार से संबंधित हो कि एक प्रति राज्य सरकार को भी भेजी जाती है, राज्यपाल को भेजी जाती है। राज्यपाल उसको विधानसभा में रखते हैं। एनसीबीसी सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग के संरक्षण, कल्याण, विकास और उन्नति के संबंध में अन्य कार्यों का भी निर्वहन करता है। किसी मामले पर सुनवाई के दौरान इसको दीवानी न्यायालय के समान शक्तियाँ प्राप्त होती हैं। दीवानी न्यायालय की शक्तियाँ प्राप्त होती हैं। दीवानी न्यायालय की कैग के बारे में यूपीएससी ने खतरनाक क्वेश्चन पूछा था 2022 में। उसने बोला था कि गिरफ्तारी वगैरह भी कर सकती है क्या, तो कैग क्यों गिरफ्तारी करने लगी, कार्रवाई क्यों करेगी वो? तो एनसीबीसी जो है इसको भी क्या प्राप्त है, तो दीवानी न्यायालय का अधिकार प्राप्त है। किसी को भी समन कर सकता है और किसी भी रिपोर्ट को मांग सकता है किसी भी बॉडी से, तो ये सब अधिकार प्राप्त होती है। गिरफ्तार करने की बॉडी अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं। तो इसी प्रकार से ये भी पूछा जा सकता है आपसे। अगला टॉपिक है लोथल है। क्यों है भाई, तो चर्चा में है, कैबिनेट ने अप्रूव किया है कुछ। देखते हैं न्यूज़, उसके बाद लोथल को जरा पढ़ते हैं। देखिए, कैबिनेट ने कल बैठक में अप्रूव किया कि इस चीज़ को लेकर, तो कैबिनेट गिव नोट टू मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स एट इंडस वैली साइट लोथल। सिंधु घाटी सभ्यता का अद्भुत जगह लोथल, जो क्या था, एक डॉकयार्ड था, एक बंदरगाह था, लेकिन नदी बंदरगाह है। बहुत सारे लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं। नदी बंदरगाह है ये, एक नदी बंदरगाह है। नदी बंदरगाह समुद्र के किनारे नहीं है लोथल जगह। लोथल जगह को यूपीएससी मेंस, यूपीएससी का अगर आपने तैयारी किया होगा तो यूपीएससी हिस्ट्री ऑप्शनल पेपर में पहला सवाल जो आता है ना गुरु, वो मैपिंग वाला आता है। मैपिंग, जैसे मैप में अलग अलग जगह दिए हुए रहते हैं, ऐसे ही बिंदु बनाया हुआ रहता है, 1 2 3 4 लिखे रहते हैं और उस जगह के बारे में आपको 50-50 वर्ड लिखने होते हैं। बहुत बड़ा लेंदी सवाल हो जाता है ये पहला सवाल। तो उसमें भी लोथल पूछा जाता है। तो इसीलिए मुझे अचानक से याद आया कि लोथल जो है वो नदी साइट है, उसको आप समुद्र के किनारे से मत जोड़िएगा। नदी बंदरगाह है एक, ठीक है। और बंदरगाह उस ज़माने में बनाया था हमारे सिंधु घाटी सभ्यता के निवासियों ने। नेशनल म्यूज़ियम दिल्ली अगर जाएंगे तो वहाँ पर अद्भुत सा आपको फ़ोटो वगैरह देखने को मिलेगा। आप इंटरनेट पर भी सर्च कीजिए और ज़रूर ही देखिए। मैं आपको हमेशा ही सजेस्ट करता हूँ कि जो चीज़ को आप देख लेते हैं ना, वो चीज़ आप जीवन में फिर कभी भूल नहीं पाते हैं। देखिए क्या है, यहाँ पर यूनियन कैबिनेट ने बोला है कि गुजरात में एक हेरिटेज कॉम्प्लेक्स बनाया जाएगा और यहाँ पर उसको टूरिस्ट हब के रूप में डेवलप करने की बात की जा रही है। 2 फेज़ में इसको डेवलप किया जाएगा। यहाँ पर म्यूज़ियम भी होगा, लाइट हाउस म्यूज़ियम सहित थिएटर वगैरह भी बनाए जाएंगे जिसमें लोथल के बारे में बताया जाएगा। तो ये तो प्रोजेक्ट हो गया भाई, कहाँ पर डेवलप किया जा रहा है, इंडस वैली का कौन सा साइट कैबिनेट ने अप्रूव किया, तो लोथल के डेवलपमेंट को लेकर अप्रूव किया है। ज़रा लोथल के बारे में और पढ़ लेते हैं हम लोग। लोथल के बारे में थोड़ा अच्छे से पढ़ते हैं, देखते हैं कौन सा जगह है ये, कब इसको यूनेस्को हेरिटेज में शामिल किया गया, ये भी जरा देखते हैं कि क्या क्या इसको मिला है अभी तक। दुनिया के सबसे पुराना ज्ञात बंदरगाह में से एक में है ये लोथल, सिंधु घाटी सभ्यता के इंडस वैली सिविलाइजेशन की। इसको अब क्या नाम दिया था, नई खोज के बाद इसको नाम दिया था सिंधु सरस्वती सभ्यता। सिंधु सरस्वती सभ्यता इसको नाम दिया जाता है। क्यों नाम दिया जाता है बंधुओं, क्योंकि हम मानते हैं कि अब जो नए स्थल हमें मिल रहे हैं सारे, वो सरस्वती नदी के किनारे मिल रहे हैं, जिसको प्राचीन सरस्वती माना जाता है, जो अब गुजरात राज्य के भाल क्षेत्र में स्थित है। माना जाता है बंदरगाह 2022 ईसा पूर्व में बनाया गया था। प्राचीन काल में फलता फूलता व्यापारिक केंद्र था। मोती, रत्न
गहनों के व्यापार पश्चिम एशिया और अफ्रीका तक किया जाता था। गुजराती में लोथल, लोथ व थाल एक संयोजन का अर्थ है मृतकों का टीला। संयोग से मोहनजोदारो शहर का नाम सिंधु घाटी सभ्यता का हिस्सा है जो अब पाकिस्तान में है। अर्थ सिंधी में भी यही है। जो गुजराती में लोथल का मतलब है वही सिंधी में मोहनजोदारो का मतलब है। मोहनजोदारो का मतलब सिंधी भाषा में क्या होता है? मृतकों का टीला। और गुजराती भाषा में लोथल का मतलब क्या होता है? मृतकों का टीला। लोथल दुनिया का सबसे पुराना ज्ञात बंदरगाह है जो शहर को सिंध के हड़प्पा शहर और सौराष्ट्र प्रायद्वीप के बीच व्यापारिक मार्ग पर साबरमती नदी के प्राचीन मार्ग से जोड़ता था। भारतीय पुरातत्वविदों ने 1947 के बाद गुजरात के सौराष्ट्र में हड़प्पा सभ्यता के शहरों की खोज शुरू की थी। पुरातत्वविद SR राव साहब, ये अद्भुत व्यक्ति रहे हैं, अद्भुत हैं मतलब, ने उस टीम का नेतृत्व किया जिसने उस समय कई हड़प्पा स्थलों की खोज की जिससे बंदरगाह शहर लोथल भी शामिल है। SR राव साहब को दिया जाता है। और लोथल में फरवरी 1955 से मई 1960 के बीच खुदाई का कार्य किया गया। डॉक यार्ड की पहचान नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी गोवा ने स्थल पर समुद्री माइक्रो फॉसिल और नमक जिप्सम क्रिस्टल की खोज की जो दर्शाता है कि निश्चित रूप से एक डॉक यार्ड था। ठीक है। बाद की खुदाई में ASI ने टीला, बस्ती, बाजार, बंदरगाह का पता लगाया। खुदाई वाले क्षेत्रों के निकट पुरातात्विक स्थल संग्रहालय है जहां भारत में सिंधु युग के प्राचीन वस्तुओं के कुछ सबसे प्रमुख संग्रह प्रदर्शित किए गए हैं। अद्भुत लगता है मुझे तो ये सब चीज़ें देखना। जब मैं किसी भी शहर में अगर आप जाते हैं, मैं जब भी गया हूँ कहीं पर, तो वहाँ पर म्यूज़ियम ज़रूर विजिट करना चाहिए। शानदार है, ये होता है देखना उसको अपने आप में। लोथल विरासत का महत्व क्या है? लोथल को अप्रैल 2014 में यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल के रूप में नामित किया गया था। ये फैक्ट जरूर ही ध्यान में रखें। और इसका आवेदन यूनेस्को की अस्थायी सूची में लंबित है। मतलब अभी भी इसका लटका पड़ा है कि इसको मिला नहीं है दर्जा। दर्जा किसको मिला हुआ है हड़प्पा शहरों में? तो एकमात्र शहर है धौलावीरा। धौलावीरा को मिला हुआ है यूनेस्को हेरिटेज में लिस्ट। ये अस्थायी सूची में अभी तक विद्यमान है और अस्थायी सूची में इसको नहीं डाला गया है। लोथल का उत्खनन स्थल सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र बंदरगाह शहर है और इसका विरासत मूल्य दुनिया भर के अन्य प्राचीन बंदरगाह नगरों के बराबर है जिनमें शामिल हैं जैसे पुराना कुछ बंदरगाह के नाम यहाँ पर दिया गया है। जेल्हा पेरू, इटली में ओस्टिया, रोम का बंदरगाह, कार्थेज ट्यूनिस का बंदरगाह, चीन में हेपू, मिस्र में कैनोपस, गैबल, फोनीसियन के बायबोल्स, इजराइल में जाफा, मेसोपोटामिया में उड़ और वियतनाम में होई एन। ये सब पुराने बंदरगाह हैं गुरु। हम भारत के इतिहासकार जो हमारे यहाँ का रहे ना गुरु, अब मैं आपको एक चीज़ खुलकर बताता हूँ, 2 मिनट बस रुकिएगा। भारत के इतिहासकार जो रहे ना, जो मुख्य रूप से दक्षिणपंथी इतिहासकार नहीं, मतलब कि जो मार्क्सवादी इतिहासकार रहे, तो वो भारत से नफरत करते थे। स्पष्ट मैं बताता हूँ। उन्होंने हड़प्पा और लोथल इन सब चीज़ों के बारे में तो लिखा है, लेकिन आपको कहीं पर भी ये नहीं देखने को मिलेगा कि इन्होंने अभियांत्रिकी यानी कि इंजीनियरिंग के क्षेत्र में कितना अद्भुत काम किया था। हर जगह आपको ये कहते हुए बस मिल जाएंगे कि भाई बहुत अच्छा शहर बसाया, बहुत अच्छा ये था, जाति प्रथा ढूंढने की कोशिश करेंगे, लेकिन बिना मैथमेटिक्स और बिना इंजीनियरिंग के इतना अच्छा शहर, इतना अच्छा बंदरगाह कैसे मिल सकता है? लोथल का आप एक बार फ़ोटो सर्च कीजिए, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि हाइड्रोलिक्स का इनको कितना अच्छा ज्ञान था। जल विज्ञान का ज्ञान कहते हैं। और डॉकयार्ड बनाने का कितना अद्भुत ज्ञान था इनको। उस समय में इन्होंने डॉकयार्ड बनाया था जब क्रेन नहीं हुआ करते थे सामानों को उठाने के लिए। ठीक है, मोटर नहीं हुआ करता था पानी के लिए, खुदाई के लिए, गहरे खुदाई के लिए क्रेन नहीं हुआ करते थे, JCB नहीं हुआ करता था। उस समय में इन्होंने बनाया था। तो ये सब चीज़ें छुपा ली जाती हैं किसके नाम पर? तो यहाँ पर ये मिला है, नाले मिले बहुत अच्छे, जल प्रणाली बहुत अच्छी मिले। कैसे बनी वो प्रणाली, कैसे उनका निर्माण किया गया? तो बाद में वो बताते हैं कि सिकंदर आया तब भारत में शहरों का निर्माण हमने सीखा। ऐसे थोड़ी ना होता है। ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है कि अद्भुत शहर था ये और अद्भुत ही है। हाँ, आज भी हम इतना अच्छा नहीं बना पाते हैं। आज का अपना नाला सिस्टम देख लीजिए, आपके घर के बगल में भी होगा नाला बह रहा। इस क्षेत्र में इसकी तुलना बालाकोट पाकिस्तान, खिरसा गुजरात के कच्छ में और कुंतासी राजकोट में अन्य सिंधु बंदरगाह शहर से की जा सकती है। जरूर ही ध्यान रखिएगा लोथल के बारे में। लोथल के बारे में और कोई फैक्ट पता हो तो ज़रूर बताइएगा। और नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। अगला टॉपिक देखिए क्या है। अगला टॉपिक है कि वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन डिक्लाइन हो गया 73% से 50 सालों में। ये किसने बोला है? तो WWF ने बोला है, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड जो WWF है, ये एक संगठन है। इसने लिविंग प्लानेट रिपोर्ट जारी किया है। लिविंग प्लानेट रिपोर्ट, सवाल पूछेगा कि लिविंग प्लानेट रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया जाता है?
तो WWF के द्वारा जारी किया जाता है। इसने बोला है कि हम इंसानों ने पिछले 50 वर्षों में, हम इंसानों ने नहीं बोला इसने, मैं अपनी तरफ से जोड़ दिया, ठीक है चलिए आ जाते हैं। इन्होंने बोला है कि जो वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन है, जो जंगलों की आबादी है, मुख्य रूप से जानवरों की बात कर रहे हैं, ये 73% से कम हो गया पिछले 50 सालों में। पिछले 50 वर्षों में 73% पॉपुलेशन गायब हो गई है किसी की। तो ये इन्होंने बताया है। इनके रिपोर्ट का क्या नाम है, तो लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट नाम है। और इसमें कहा गया है कि करीब में 73% आबादी जो है वो डिक्लाइन हो गया है। तो हम लोग ज़रा किसके बारे में पढ़ेंगे, तो WWF के बारे में पढ़ेंगे। लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट आपसे मेंस में नहीं पूछा जाएगा, पीटी में जो पूछा जाएगा वो मैंने आपको बता दिया है कि क्या पूछा जाएगा। बाकी इसके बारे में WWF के बारे में ज़रूर पूछा जाता है पीटी एग्जामिनेशन में। जैसे पिछली बार UPSC ने एक संगठन के बारे में पूछ लिया था, तो उसी प्रकार से आपसे ही पूछा जा सकता है। तो देखिए क्या है ये संगठन। WWF के बारे में ज़रा पढ़ते। इसने ये भी बोला है कि अगले 5-6 वर्षों तक हमें कलेक्टिव एफर्ट लगाने पड़ेंगे, तब जाके हम बची खुची आबादी को बचा पाएंगे। WWF का गठन 1961 में हुआ था। यह पर्यावरण का संरक्षण, अनुसंधान और रख रखाव संबंधित विषय पर कार्य करता है। इससे पूर्व इसका नाम विश्व वन्यजीव कोष था, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड था। ओके, WWF है, इसका उद्देश्य पृथ्वी के पर्यावरण के क्षरण को रोकना, एक ऐसे भविष्य का निर्माण करना जिससे मनुष्य प्रकृति के साथ साथ सामंजस्य स्थापित कर सके। WWF द्वारा लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट, लिविंग प्लैनेट इंडेक्स, इकोलॉजिकल फुटप्रिंट कैलकुलेशन प्रकाशित की जाती है। इसका मुख्यालय ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में है। ये ज़रूर ध्यान रखिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट था आपके लिए। अगला मालाबार एक्सरसाइज शुरू किया गया विशाखापत्तनम में। मालाबार एक्सरसाइज नेवल एक्सरसाइज होता है मुख्य रूप से। इसमें कौन कौन से देश शामिल हैं, इसमें भारत शामिल है, उसके अलावा अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान शामिल है। तो इनका नाम ज़रूर ध्यान रखिएगा। मुख्य रूप से क्वाड के सदस्य इसमें शामिल हैं। मालाबार एक्सरसाइज शुरू हो गया है, कहाँ पर, विशाखापत्तनम में। 8 से 18 अक्टूबर 2024 तक ये आयोजित किया जाएगा, इसको ध्यान में रखिएगा ज़रूर ही। और आज का वीडियो यहीं पर एंड होता है। एक टॉपिक रह गया है, केमिस्ट्री में जो नोबेल पुरस्कार मिला है उसको लेकर हम लोग अगले वीडियो में अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए आप लोगों को महाअष्टमी की भी शुभकामनाएं ढेर सारी। और थैंक यू सो मच आप सभी का वीडियो देखने के लिए।